ऑपरेशन बनियानो मरसूम, जिसका मतलब है आहनी दीवार, सीसा पिलाई दीवार। पाकिस्तान के जवाबी वार की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी है। बुज़दिल दुश्मन को हमने पहले भी बताया था कि हम अपने मासूमों की शहादत को ना भूले हैं और ना भूलने देंगे। उनके खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। और फिर हमने जवाब दिया है। अल्लाह अकबर। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने पहले ही हमले में भारत में तबाही फेर दी है। दिल्ली, उधमपुर, गुजरात, जम्मू और पठानकोट पर फजाइया ने जबरदस्त हमले करके दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए हैं। बिलाशुबा यही बहादुरों का वतीरा है कि पहल नहीं करनी, इंतजार करना है गलती का। और फिर वो गलती दुश्मन ने की और हमने उस बदतमीज दुश्मन को उसकी जबान में मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। और वो भी तब जब उसकी शर्अंगेजी हद से बढ़ चुकी थी। तो फिर अब उसकी आंख, नाक, बाजू सब तोड़ देना है। हमने दुनिया को 12 मर्तबा बताया था कि हम 2 अरब अफराद की जिंदगियों को खतरे में नहीं डाल सकते, लेकिन भारत का जुनूनीपन शायद इस थप्पड़ से कम ना होना था जो हमारी अफवाज ने उसके मुंह पर दे मारा। पाकिस्तान ने भारत की तरह उसकी शहरी आबादी को नहीं, बल्कि उसके अहम फौजी और दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया। दिल्ली ग्रिड सिस्टम को तबाह कर दिया। आधा भारत इस वक्त अंधेरे में डूब चुका है। भारत का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने इस वक्त तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के जवाबी वार है। जी हाँ, मैं फिर कहूंगी कि हमने सिर्फ जवाबी वार किया है, अपने शहरियों की शहादत का जवाब लिया है। अभी ये पूरा नहीं हुआ, लेकिन अभी से ही भारतीय मीडिया पर सफ़े मातम बिछ चुकी है। और फिर यूँ लगता है कि भारतीय फ़ज़ाइया ने राफेल बनाने वाली कंपनी को मुकम्मल तौर पर दिवालिया बनाने की कसम खा रखी है। जी हाँ, भारतीय राफेल एक बार फिर ढेर हो चुकी है। और पाकिस्तानी शाहीनों को सलाम, पाक फौज को सलाम पेश करते हैं आज हम अपने इस फोरम से कि ये वक्त बतौर कौम हमारे एक होने और हमारे मजबूत होने का भी है। तो बतौर शहरी हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि बाहर निकलने में आज के दिन ज़रा सी एहतियात करनी है, गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करना है और किसी भी प्रोपेगेंडे से परेशान नहीं होना, क्योंकि हमारी मुसल्लह अफवाज हमा वक्त तैयार है। अल्लाह की फ़तह और नुसरत और मदद हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद जो तफसीलात आती रहेंगी, हम आप अपने नुमाइंदगान से भी बात करते रहेंगे और सारी सूरत हाल से आप लोगों को आगाह भी करते रहेंगे। लाहौर समेत बाकी मुल्क में क्या सूरत हाल चल रही है उस हवाले से भी बात करेंगे। और अभी हमारे साथ जो नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं, फील्ड में मौजूद हैं, मोहम्मद अशफाक हैं, उनसे बात करते हैं और क्या सूरत हाल है इस वक्त लाहौर की। और सुहेल साहब भी हमारे साथ मौजूद है, सुहेल कैसर हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, स्टूडियोज़ में वो हमारे साथ मौजूद है। और एक और गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, वाजिद अली साहब हैं, कानूनी माहिर हैं और डिजिटल एक्सपर्ट भी हैं। सुहेल साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और वाजिद साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। सुहेल साहब सबसे पहले आप ही की तरफ आऊँगी। सूरत हाल, रात से हमने ये अदा कर लिया था कि हमने जवाबी वार देना है, जवाबी वार करना है, हमारा बदला रहता था। अभी ये जो जितने भी फैसले लिए गए, सारी रात ये सारी सिचुएशन चलती रही, क्या लगता है आपको फैसले किस तरह के होने चाहिए थे और किस तरह के लिए गए? एक बार जो मैंने महसूस किया है ना, 2-3 दिन से मैं प्रोग्राम में आ रहा हूँ, तो आप बहुत ठंडी ठंडी बात कर रही थी और मतलब ना ऐसे जैसे ऐसे ही ना, लेकिन आज आपकी जो गुफ्तगू का अंदाज है उसमें एक और रंग झलक रहा है। पूरी कौम इस तरह आज जो है एक्साइटेड है। ये एक तब्दीली और ये एक चेंज है। उसकी वजह ये है कि जिस तरह पहले उसने हमारे जो मासूम शहरी हैं बच्चों समेत उनको शहीद किया, हमारी मसाजिद को शहीद किया, और उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी सब्र से काम लिया जाता रहा। और ये जो एक बड़ी फ़ज़ाई वो एक लड़ाई हुई, उसमें 5 उनके तैयारे गिरे, तो पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि अगर भारत मज़ीद कार्रवाई नहीं करेगा तो हम भी जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। सो मामला यहीं अगर ख़त्म हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अगरचे दिल में एक कसक थी कि हमारे शोहदा का बदला 5 तैयारे तो नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी अमन की एक ख्वाहिश होती है कि मज़ीद जो जाने हैं वो ना। लेकिन उसके बाद जो ड्रोन्स की आमद का सिलसिला शुरू हुआ तो उसने फिर पूरे मुल्क में एक खौफ की फ़ज़ा फैला दी और ये एहसास बड़ी शिद्दत के साथ उभरने लगा
कि क्या हम ये जो आए रोज़ ये कहते हैं जी हमने फ़लाँ मिज़ाइल का तजर्बा किया है, हमने फ़लाँ जंगी हथियार का तजर्बा किया है, तो क्या वो असला खानों में रखने के लिए जवाब देने के लिए भी हैं? तो जब ये तमाम सूरत हाल पैदा हुई तो फिर ऑब्वियसली अफवाज पर भी और हुकूमत पर भी दबाव बढ़ा और DGISPR का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने वाजे किया जी कि अब हम जवाब देंगे और वो जो जवाब है वो पूरी दुनिया सुनेगी। और उस जवाब का आगाज़ आज अलल सुबह फजर के वक्त हुआ नारा तकबीर के बुलंद बांग नारों से, और उसके बाद फतेवान मिज़ाइल जो है लॉन्च किया गया और इन मिज़ाइल्स को उन बच्चों के नाम किया गया है जो भारतीय मिज़ाइल हमलों में शहीद हुए थे। बिल्कुल। अच्छा, अब बड़ी लंबी चौड़ी तफसील आ रही है जो पाकिस्तान की तरफ से उनको नुकसानात पहुंचाए गए हैं। थोड़ी सी मेरे साथ है, अगर मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि इनको कंपाइल किया है, वरना वो जो तमाम तफसीलात आ रही हैं वो मुख्तलिफ वो टुकड़ों में आ रही हैं, तो इसको कंपाइल इसमें जैसे मतलब ये जो मुख्तसर से उनके नुकसानात हुए हैं जिनकी एक मुख्तसर तफसील मेरे पास मौजूद है, उसमें ये है जी कि भारत के जो उधमपुर और पठानकोट एयर बेसिस हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया है। ब्रह्मोस उनका एक बहुत ही हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल, आपको याद होगा कुछ साल पहले एक्सीडेंटली ये फायर हुआ था इंडिया से और मियाँ चन्नू के इलाके में गिरा था। यहाँ पे आ गया था, बिल्कुल। उसका एक स्टोरेज जो है वो कहा गया है जी तबाह किया गया। फिर साइबर अटैक के जरिए भारत के तकरीबन 70% बिजली के ग्रिड स्टेशन जो नाकारा किए गए हैं। ठीक है। और इसमें जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है ना, एयर डिफेंस S-400, ये रशिया का तैयार करदा सिस्टम है और इंतहाई जदीद। इसके बारे में बड़ी तफसील से पढ़ा, मैं हैरान रह गया कि क्या कोई सिस्टम इतना भी अफेक्टिव हो सकता है कि वो बेहक वक्त 400 किलोमीटर तक इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता हो मिसाइलों को और तैयारों को, और 400 किलोमीटर दूर से तैयारों को देख लेता हो। और $1.5 बिलियन ये तो एक बैटरी की बात कर रहे हैं ना, और इससे कितना उनको नुकसान पहुंचेगा। मैं हैरान रह गया कि कोई सिस्टम इतना भी इफेक्टिव हो सकता है। और भारत ने बहुत तवील मुज़ाकरात के बाद रशिया से ये लिया था और अमेरिका की रजामंदी हासिल करने के बाद, क्योंकि यही सिस्टम रशिया तुर्की को बेचना चाहता था, तो अमेरिका ने उसकी मुखालफत की थी, लेकिन बाद मखसूस हालात की वजह से उसने भारत को इजाज़त दे दी कि वो सिस्टम ले ले। अच्छा, उसकी तबाही है। फिर भारत का जो सूरतगढ़ एयरफील्ड है उसकी तबाही है। और तकरीबन भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन धरनग्यारी का इलाका है, उसको तबाह किया गया। भारत के 2500 के करीब सर्वेलेंस कैमरे जो हैं वो भी हैक हुए। और इसके अलावा ये हमारे सिक्योरिटीज़ राय का ये कहना है कि वो तमाम बेसिस जहाँ से पाकिस्तान के अवाम और मसाजिद पर हमले किए गए उनको टारगेट किया गया है। किसी मंदिर को टारगेट नहीं किया गया, किसी गुरुद्वारे को टारगेट नहीं किया गया, किसी स्कूल को टारगेट नहीं किया गया। और इसके साथ साथ ये बताया गया है कि जो फतेह मिसाइल है इसकी रेंज है 120 किलोमीटर और मिसाइल में जदीद नेविगेशन सिस्टम और आला दुरुस्तगी के साथ निशाना लगाने के आलात जो हैं वो मौजूद हैं। और एक मरतबा फिर ये कहा गया है कि अगर भारत ने मजीद जारहियत दिखाई तो आइंदा जो टारगेट होंगे वो हाई वैल्यू होंगे। और ये सूरत हाल है, और ये वो सूरत हाल है जो इस खित्ते में कोई भी देखना नहीं चाहता था। कोई भी ज़ी शऊर आदमी जो है वो नहीं देखना चाहता था, लेकिन होते 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 अब इस नहज पर आन पहुंची है कि अब इसकी जो तपिश है वो आलमी ताकतों ने भी महसूस करना शुरू कर दी और राब्ते भी करना शुरू कर दिए हैं। अभी कुछ शो शुरू करने से पहले ही बताया जा रहा था कि हमारे जो आर्मी चीफ है उनसे भी राब्ता हुआ है, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा और हमारे वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता हुआ है, उन्होंने टेलीफोनिक राब्ता किया है। ये वही वज़ीर ख़ारजा हैं जो चंद रोज़ पहले तक ये कह रहे थे कि दोनों ममालिक जो है आपस में मामलात तय कर लें खुद ही। कल अमेरिकी नायब सदर का बयान भी आया था, उसने कहा कि अमेरिका किसी ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिसमें उसका कोई फ़ायदा या नुकसान ना हो। लेकिन ऑब्वियसली ये जो हिद्दत अब और शिद्दत जो बढ़ती जा रही है ये अल्टीमेटली जहाँ तक जाकर रुकेगी तो उसका फिर एक इफेक्ट इस पूरे खित्ते को भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आलमी ताकतें इसमें मुदाखलत करें और इस सूरत हाल की बेहतरी की तरफ लेकर आएँ। दोनों मुतहारब एटमी क़ुव्वतें जो हैं उनको कूल डाउन करें। और पाकिस्तान की तो कोशिश भरपूर रही कि ऐसा ना किया जाए, कुछ इस तरह का एक ज़िम्मेदार स्टेट होने का सबूत दिया जाए। एक ब्रेकिंग भी आई है सुहेल साहब, पहले अपने नाजरीन तक वो भी पहुँचा दे। पाकिस्तानी शाहीनों के हौसले बुलंद हैं। ऑपरेशन बनियानो मरसूम में जाने वाले हर एक पायलट ने दुश्मन पर हमले से पहले अपने हाथों से वसीयत पर दस्तखत किए। ना झिझक ना खौफ, सिर्फ एक दुआ,
या अल्लाह वतन की इज्जत सलामत रखना। अगर हम वापस ना आए तो हमारी लाशें परचम में लिपटी हों। पाक फजाइया के तमाम शाहीन कामयाब मिशन मुकम्मल करके पठानकोट, भटिंडा और ससराम के एयरबेसेस को तबाह करने के बाद महफूज वापस लौट आए हैं। ये अहम तरीन खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तानी शाहीनों के हौसले बुलंद हैं। ऑपरेशन जो कि कल रात को शुरू किया गया, बनियानो मरसूम में जाने वाले हर एक पायलट ने दुश्मन पर हमले से पहले अपने हाथों से अपनी ही वसीयत पर दस्तखत किए। वो ना झिझके और ना ही खौफ का शिकार हुए। सिर्फ एक ही दुआ की गई उनकी तरफ से कि या अल्लाह वतन की इज्जत सलामत रखना। अगर हम वापस ना लौटे तो हमारी लाशें परचम में लिपटी हों। पाक फजाइया के तमाम शाहीन कामयाब मिशन करके पठानकोट, भटिंडा और ससराम के एयरबेसेस को तबाह करने के बाद महफूज वतन वापस लौट आए हैं। ये अहम तरीन सिचुएशन है, अहम तरीन अपडेट्स हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये क्या कहेंगे सुहेल साहब कि इतना हौसला बुलंद है जहाँ पर अफवाज पाकिस्तान, हमारी जो फ़ज़ाइया है उसका, हमारी कौम का भी जो जज्बा है वो इस वक्त कह लें कि बुलंद है। और ख़ास तौर पर ये जो ऑपरेशन हमारे जो जवान गए थे, शाहीन गए थे, अपनी ही वसीयत पर वो दस्तखत करके गए। अच्छा मुनीबा, एक बात मैं आपको बताऊं, अगर पाकिस्तान की जो माजी की जंगें हैं उनका आप जायज़ा लें ना, तो उसमें पाकिस्तान एयर फोर्स का किरदार इतना शानदार रहा है कि अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं है। 1965 की वार में के बारे में कहा जाता है कि ट्रिपल ए थे जिन्होंने पाकिस्तान को बचाया। नंबर 1 अल्लाह, नंबर 2 एयर फोर्स, नंबर 3 आर्मर्ड डेव, बख्तरबान डिवीजन। और बाज़ लोग आर्मर्ड डेव की जगह आर्टिलरी को भी देते हैं, लेकिन एयर फोर्स पर सबका इत्तेफाक है कि 65 की वार में जो पाकिस्तान एयर फोर्स ने किरदार अदा किया, मैंने उसको बहुत तफसील के साथ पढ़ा और उसकी पूरी जो दोनों ममालिक का एक उस वक्त जो जिस तरह के तैयारे उनके पास थे, मतलब भारत के पास जो तैयारे थे, हंटर थे, मिस्टियर थे, जगवार थे, और पाकिस्तान को जो मेन बैटल तैयारा था वो F-6 था, जिसको अमूमी तौर पर सैबर तैयारा भी कहा जाता है। 1962 की जो कोरियन वार हुई थी उसमें ये अमेरिका ने यूज़ किए थे, उसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ आ गए थे। हाँ, उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स को सिर्फ एक एडवांटेज हासिल था कि इस पूरे खित्ते में, इस खित्ते में जो आवाज़ से ज़्यादा तेज़ रफ्तार चलने वाला तैयारा था वो पाकिस्तान के पास था। स्टार फाइटर F-104 उसका वो था नाम। तो उस जंग में भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने बड़ा ही शानदार किरदार अदा किया और उसकी वजह बुनियादी ये है कि इसने अपने आप को सिर्फ पेशा वराना अमूर तक महदूद रखा और जो दीगर अमूर हैं उनसे अपने आप को बहुत हद तक इसने परे रखा, और नतीजा ये निकला कि इस जंग में भी उनका जो किरदार है बड़ा शानदार नजर आ रहा है। तो साथ ही साथ हम अपडेट्स लेते भी रहेंगे। सुहेल साहब हमारे साथ वाजिद अली साहब हैं, उनसे भी बात करते हैं जो कि दहशत फैलाई जा रही है डिजिटली भी। भारत जो है वो डिजिटली भी दहशतगर्दी फैला रहा है, हम पर मुसल्लत कर रखी है उसने एक कह ले कि 5th जनरेशन वॉर भी। तो वाजिद साहब आप इस पे क्या कहेंगे कि भारत जो गुज़श्ता 4 रोज़ से पाकिस्तान में एक डिजिटल दहशतगर्दी आप कह सकते हैं, उसको 5th जनरेशन वॉर भी कह सकते हैं, जो कि वो फैला रहा है, खौफ व हरास फैलाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह फेक न्यूज़ हैं, आज भी वो मानने को तैयार ही नहीं है कि उसके घर में घुसकर हम उसको मार रहे हैं, और वो कह रहा है कि नहीं जी हमने कभी कराची पोर्ट पर हमने उसको तबाह कर दिया, कराची को हमने जो है ना वो अटैक करके हर चीज़ कर दी, लाहौर को अटैक करके हमने तबाह कर दिया। तो इस तरह की जो डिजिटल दहशतगर्दी है इससे कैसे निमट सकते हैं हम? थैंक यू मुनीबा। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा थोड़ा सा कि रात गए जो है इंडिया ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना अपनी आदमपुर एयर बेस से मारे अपने ही मुल्क में, और हम उससे पहले ये बयानिया बना रहे हैं और हम कह रहे हैं हमें वो प्रवोक कर रहे हैं। हम प्रवोक नहीं हो रहे। हम इसलिए प्रवोक नहीं हो रहे क्योंकि इंडिया में मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा मौजूद हैं, अकलीतें मौजूद हैं, सिख बरादरी मौजूद है, क्रिश्चियंस मौजूद हैं। उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल अपनी ही एयरबेस से अपनी ही मुल्क में 5 अमृतसर में मारे हैं जहां पे सिख बरादरी है, और 1 आदमपुर में ही मारा है। ये इनमें 2 चीजें थी, एक तो वो सिखों के दरमियान जो है ना मुसलमानों पाकिस्तान एक तफरका पैदा करना चाह रहा था। अब यहां पे आपने कहा कि डिजिटल वॉर, अब बात इतनी सी है कि क्या ये बेवकूफ है? क्या दुनिया
बेवकूफ बन जाएगी इसके इस तरह करने से, क्योंकि हर चीज के डिजिटल सिग्नेचर मौजूद हैं। जब ये मिसाइल मारे जाते हैं, ये दागे जाते हैं, तो उसकी इंफ्रारेज होती हैं, उसके अलावा उसकी एमिशंस होती हैं, वो ट्रैक हो जाता है, जियो फेंसिंग हो जाती है। ठीक है। इसमें इंडिया जो ये करना चाह रहा है, ये बिल्कुल भी, जो आप फेक न्यूज की बात करिए, मैं आपको इससे मैप कर रहा हूं कि इंडिया ने अपने ही घर में ये मार के एक, ये बहुत बड़ी फेक न्यूज है, हमारी तरफ तो आए जो झूठी खबरें हैं, अब अंदर ही अपने मार के एक बयानिया क्रिएट किया। एक तो सिखों से हमदर्दी लेने की कोशिश की उन्होंने और हमारे खिलाफ दूसरा मैं बताता हूं, बिकॉज आई वाज वाचिंग न्यूज लाइव एट दैट टाइम, रात के तकरीबन 2-2:30 बजे DGICPR जो है ना, उन्होंने आके कौन से खिताब किया और उसमें उन्होंने ये बताया। लेकिन उसके अगले ही लम्हे जो है उन्होंने ड्रोन मिसाइल, सबसे पहले जो ड्रोन है वो सबसे पहला नारंग मंडी लाहौर के ये शेखपुरा के हदूद में सबसे पहला उधर गिराया, उसके बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद में गिराया। ये हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे थे, ये हमें प्रवोक कर रहे थे और अपना एक बयानिया बाय करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में, आलमी दुनिया में। ये एक बयानिया ये बाय करना चाह रहे थे कि ये पाकिस्तान करवा रहा है, क्योंकि 2-3 दिन पहले भी इन्होंने कुछ अपने ही गिरा दिए मिसाइल गिराए, और फिर फिर ड्रोन्स 77 ड्रोन्स जो हमारे जो एयरफोर्स है, हमारे जवान, हमारे सिपाही हैं, उन्होंने मार गिराए। अब फिर उस तरह का बयानिया जो ना इन्होंने इख्तियार करने की कोशिश की रात को। लेकिन एक हर चीज का एक इंतहा होती है। हम बार बार कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ना चाहते, लेकिन हम मुझे बताएं, में अमन चाहते हैं। पिछले दिनों ये देखे ना कि भारत ने जितने भी हमारे डिजिटल यूट्यूबर्स थे या उनके अकाउंट्स थे, फिर इंस्टाग्राम अकाउंट्स थे, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स काफ़ी लोगों के ब्लॉक कर दिए। तो जो पाकिस्तान ने जहर उगलते हुए जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं या उनके अकाउंट्स हैं, उनको क्यों नहीं ब्लॉक कर रहा है? वो झूठ बोल रहे हैं मुनीबा, वो झूठ बोल रहे हैं। तो हम नहीं उनके अकाउंट्स ब्लॉक कर सकते? लॉयर, वो झूठ बोल रहे हैं, हम कर सकते हैं। व्हाई शुड वी? जब हमारा उनका बयानिया दुनिया बाय नहीं कर रही, हम सच्चाई पे हैं, हम सच के साथ खड़े हैं, हम सब्र के साथ खड़े हैं, हम तहम्मुल के साथ खड़े हैं, बुर्दबारी के साथ खड़े हैं, और हम कह रहे हैं कि वी डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय द पीस ऑफ दिस टेरिटरी। हम इस खित्ते का अमन बर्बाद नहीं करना चाहते, हम अपना बयानिया पूरी दुनिया में फ्लोट करना चाहते हैं। हम क्यों उनके जो, अब आप ये बताएं, अगर हम उनका वो जो सारे यूट्यूब अकाउंट्स थे जिसपे झूठ चल रहा था, अगर हम बंद कर देते तो हमें कैसे पता चलता, दुनिया को कैसे पता चलता कि वो झूठ बोल रहे हैं? दैट्स व्हाई हमने वो अकाउंट्स ब्लॉक नहीं किए। गो के अब इस वक्त सुहेल कैसर साहब ने भी जैसे बताया आपको कि हमने उनके अकाउंट जो बीजेपी की जो वेबसाइट है एटलीस्ट हमने वो तक हैक कर लिया। हमने उनकी जो ग्रिड स्टेशंस हैं 70% तक बंद है। क्या क्या कौन सी आपने उनकी वेबसाइट हैक नहीं की? ये तो छोटी YouTube के अकाउंट्स बंद करना छोटा सा काम है, इसलिए। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम अभी भी चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन रहे, तहम्मुल रहे, सब्र रहे। और इस वक्त आपने देखा कि पहले तो हम जो इंटरनेशनल मीडिया बिलखुसूस अमेरिका जो है वो इंटरवीन नहीं कर रहा था, उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि हम इनकी जंग के दरमियान में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे दोनों ही अच्छे दोस्त हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अब इस वक्त जब ये देखा कि मुंह तोड़ जवाब दिया हमारे गया, शाहीनों ने दिया, सारे इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एयर बेसिस तबाह कर दी हैं, उनकी ब्रिगेड्स तबाह कर दी हैं। सबसे बड़ा SU-400 उनका जो 1.5 बिलियन का वो जो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो उसमें अब उन्हें भी उठ खड़ा होना पड़ा, क्योंकि आगे आगे उन्हें और नजर आ रहा है कि पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू स्टॉप नाउ। सुहेल साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, बिल्कुल ऐसे ही है कि पहले भी यही सारी बात हो रही थी हमारी तरफ से भी कि दोनों एटमी पावर है, दोनों ही अगर कोई ना कोई कदम उठाएंगे तो तबाह तो पूरी दुनिया होगी ना, उसके असरात तो पूरी दुनिया को देखने पड़ेंगे। पहले अमेरिका हो जाए या बाकी सुपर पावर्स हो जाए, खासतौर पर अमेरिका, वो इंटरवीन नहीं कर रहा था, वो कहता आपस में मामलात हैं, आपस में ही सुलझा ले। अब जब मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, बदला लेने की कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से, अब क्यों इंटरवीन कर रहा है? अब वो क्या डर रहा है कि एटॉमिक पावर हैं दोनों, कहीं ना कहीं से इनिशिएटिव ना ले लिया जाए? देखिए, अमेरिका को तो डरने की ज़रूरत है नहीं है, लेकिन एक कोशिश होती है जिस हमारी खुद अपनी ख्वाहिश है कि मतलब जब वो हमला कर रहा था, भारत जब पाकिस्तान पे हमला कर रहा था, तब क्यों नहीं? आप देखें ना, अब एक पाकिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएशन हो गई, तो हो सकता है वो ये समझ रहे हों कि अब दोनों साइड्स जो हैं वो
इक्वल हो गई हैं, तो होगी, इससे ठीक है। आगे ना जाएं और हम जो हैं इसमें मुदाखलत करके इस चीज़ को आगे बढ़ने से रोकें। इसमें आपको बताऊं 3 ताकतों का किरदार सबसे अहम है। अगरचे ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी दोनों ममालिक के दौरे पर आए, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा भी आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद उनका वो वेट नहीं है जो अमेरिका, चाइना और रशिया का इस पूरे मामले में, ख़ुसूसन अमेरिका और चाइना तो बराह रास्त एक प्लेयर है इस पूरे गेम में। तो अब अगर अमेरिका ने इंटरवीन किया है, हमारे वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया है, आर्मी चीफ से रब्ता किया है, तो इसका मतलब ये है कि ये उम्मीद रखनी चाहिए कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अच्छा। अगर भारत की तरफ से फिर हट दर्मी का मुजाहरा ना किया गया। बात आपने की एटॉमिक पावर होने की। देखें, हम बड़ी आसानी से ये कह देते हैं कि हमारे पास भी एटमी हथियार हैं, उनके पास भी हैं, तो जब वक्त पड़ेगा तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए, सबको पता है कि जब बिल्ली के पाँव जलने लगते हैं तो अपने बच्चे पाँव के नीचे ले लेते हैं। तो इसलिए एक तो इस बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए, इस बात को कोई नहीं पसंद करता। उसकी वजह यह है कि जब 1945 में हिरोशिमा पर पहला फैट बॉय गिराया गया था, या लिटिल बॉय उसका नाम था, एटॉमिक बम जो गिराया था, वो बड़ी थोड़ी कैपेसिटी का था। ठीक है, मतलब जब वो फटा था तो उसने पहले मरहले में 4000 सेल्सियस यानी 4000 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर को राइज किया था। हाँ जी। और पहले हल्ले में 60,000 लोग तो पानी और हवा में तहलील हो गए। जब उसकी वेव आगे बढ़ी तो 1 लाख लोग और मारे गए, और जो बच गए थे वो फिर मरने की दुआएं कर रहे थे, जिस तरह की मुख्तलिफ बीमारियों में वो मुब्तला हुए। और अब पाकिस्तान और भारत के पास जो एटॉमिक हथियार हैं, वो पता है कितना दर्जा हरारत पैदा कर सकते हैं? 25,000 से 40,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो कोई ज़ई शूर ये तसव्वुर कर सकता है 25,000 से 40,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और इसमें ये कहा जाता है कि दोनों, अगरचे रवायती जो मिलिट्री का तवाज़ुन है वो भारत के हक़ में है, लेकिन जहाँ तक एटॉमिक वार हेड्स का ताल्लुक है तो वो इसमें दोनों इक्वल हैं। एक के पास तकरीबन 170 हैं अंदाज़न, एक के पास 172 हैं, दोनों बराबर हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो इस बात को तो फ़िलहाल आउट ऑफ क्वेश्चन कर देना चाहिए कि ये मतलब मैं ये बात, क्योंकि इसको पसंद नहीं किया जाता कि यार ये कैसे गैर जिम्मेदार लोग हैं कि हर बात में एटॉमिक हथियारों को ले आते हैं जी कि हमारे पास हैं, हमने वो कोई फुलझड़ी चलाने के लिए रखे। ये अच्छी बात नहीं होती। बात करनी चाहिए फैक्ट्स के ऊपर, क्या चल रहा है, आगे हम क्या करने जा रहे हैं, किस तरह हम अपना दिफा करेंगे, किस तरह दुश्मन को नुकसान पहुँचाएँगे, वगैरह वगैरह। सो अब ये जो ऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ से जवाबी लॉन्च किया गया, अमेरिका ने इंटरवेन किया, तो इसको अच्छी निगाह से देखना चाहिए और पॉजिटिव रखना चाहिए कि इससे हालात में बेहतरी आएगी, क्योंकि बहरहाल जंग अपने साथ हमेशा तबाही ही लेकर आती है। ठीक है, मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं, खासतौर पर एटॉमिक पावर के बारे में बार बार ये इस तरह की चीज़ें, हाँ, ये पैदा करता है लोगों के अंदर भी। ये सबको पता है कि जब खुदा न खास्ता सालमियत पे कोई बात होगी तो ऑब्वियसली वो एक होना ही है, कर लिया जाएगा, लेकिन बेफजूल इसका जिक्र नहीं करना चाहिए। वो ना वो एक चुप सौ सुख होता है ना। एग्जैक्टली। वाजिद साहब, लास्टली आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तानी कौम को या इंडिया के लोगों को? We always welcome, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा मुनीबा कि we welcome for the peace. Yes. कि जंग में कोई भी विनर नहीं होता, everybody is loser, ठीक है। दूसरी बात ये करेंगे कि हम हमेशा ये कहते हैं कि इस खित्ते में अमन रहना चाहिए। इंडियन मीडिया, इंडिया ने पहले ये जो पहलगाम का ड्रामा रचाया, उसके बाद इंडियन मीडिया ने जो फेक फ्लोट की न्यूज़, उसके हवाले से मैं यही कहूँगा कि हमें चाहिए हम अभी भी सब्र तहम्मुल से चलें, सफारती जो रास्ता है वो इख्तियार करें। हम तो पहले भी कह रहे थे कि आए बैठे बात करें, एनीबॉडी इज गोना इंटरवीन, कोई इंटरवीन तो करे, कोई आए तो सही, कोई बात तो करे, कोई टेबल टॉक तो करे। हम जंग नहीं चाहते, वी आर डिक्लेयर्ड एटॉमिक पावर, इंडिया भी है, ये बिल्कुल लास्ट हद होती है। इस पे बिल्कुल सही बात की सुहेल सर ने की, और इस पे बिल्कुल कतन बात ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें हम कहें कि हम एटम की जिक्र भी करें, एटम की कोई बात भी करें। ऐसी जिस तरह आपने कहा कि हौसले से हमें काम करना चाहिए, अभी भी हम हौसले से काम करें। हमने उनकी शहरी आबादी को टारगेट नहीं किया है, हमने उनकी फौजी और दिफाई तंजीमात को टारगेट किया है, जहां से उन्होंने हमारे यहाँ पर जो निशाना बनाया था, मुसलमानों को और शहरियों को निशाना बनाकर उनको शहीद किया है। हमने उन जगहों को जो है निशाना बनाया है। तो वाजिद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। वाजिद साहब, बहुत शुक्रिया।
अभी सुहेल साहब तो हमारे साथ ही मौजूद हैं, डॉक्टर शब्बीर अहमद खान हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब मुबारक हो आपको भी, जो सूरत हाल चल रही है और जिस तरह हमने फतह समेटी है आज की, और रात शब जो हमने ऑपरेशन शुरू किया है, क्या कहेंगे उसके ऊपर आप? बिल्कुल आपने सही फरमाया, पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है, और खुसूसन हमारे जो इदारे हैं और जो हमारी क़यादत है कि कई दिनों से जब इंडिया ने ये जाहिरियत की तो तवक्को ये की जा रही थी कि हम उसी तरह से उसका जवाब देंगे, और हमने शुरू में एक रेस्ट्रेंट शो किया और बिल आखिर आज हमने उनको भरपूर जवाब दिया है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये जो सिचुएशन है, ये जिसको आप यूँ कह लें कि ये जो नीला आसमान है ना हमारे ऊपर, इसने अब तक पूरी तारीख़ में ऐसा कभी नहीं देखा कि दो न्यूक्लियर पावर्स जो हैं वो आपस में इस तरह से दुबदू हों और बरसे पैकार हों। एक सिचुएशन बनी थी 60s में जिसको आप क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं कि दो सुपर पावर वो एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी, और ये खतरा पैदा हो गया था कि अगर ये जंग हुई तो फिर मिलियंस में लोग, करोड़ों में मारे जाएंगे, अभी भी अरबों में लोग मारे जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से अब मैं ये कहता हूँ कि कारगिल में एक मौका बना कि जब हम थे, और लेकिन वो हमने एक डिप्लोमेसी हुई और फिर हम वहाँ से हमने विड्रॉल किया। ये मौका जो अब बना है ये इससे पहले तारीख ने कभी नहीं देखा, लेकिन ये थोड़ा सा देखना चाहिए कि न्यूक्लियर जो पावर्स है ना, ये जिसको आप डेटरेंस की बात करते हैं, ये न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं ये वाकई डेटरेंस हैं। ये जो मूव होती है दो न्यूक्लियर पावर्स में, ये असल में इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक देखनी होती है कि एस्केलेशन जो है, और फिर एस्केलेशन के साथ देखना होता है कि दूसरा फ्रीक रिटेलिएशन करता है, कितनी करता है कितनी नहीं करता। या मैं जॉन मेयर शैमर की मिसाल देता हूँ, इतने बड़े फिलोसोफर हैं, वो न्यू रियलिज्म के बानी हैं। उनसे जब बात पूछी गई तो वो कह रहे थे कि देखें, ये बात तो गुमान में भी नहीं लाई जा सकती कि दो न्यूक्लियर पावर उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाएंगी। होता ये है कि एक दूसरे की नर्व्स को आजमाया जाता है। हमें इंडिया ने कोशिश की कि शायद हम उसी तरह कारगिल में जिस तरह से हम अमेरिका के कहने में आए और हमें वापस आना पड़ा, यहाँ हमारी अब जो फौजी क़यादत है और सियासी क़यादत है, उन्होंने भरपूर ये जवाब देने के बाद ये जो उनको तासुर दिया है, बावर करवाया है कि जनाब अब ये टिट फॉर टैट होना है। Exactly. लेकिन ये कैलकुलेशन यूँ चलती रहेगी। ठीक है। आप यूँ समझें जैसे आपने ना दो ऐसे जिसको मैनहट्टन कहते हैं ना, उसमें दो कलर डाले हुए हैं, या मेयर शैमर एक लैडर की बात करता है। ये उस तरह से नहीं आएगा कि ये कोई किसी एक दूसरे की कोई ऐसी बड़ी रग काटने पे आ जाएंगे जिससे इंडिया कभी हरकत नहीं करेगा कि पाकिस्तान को इतना पुश कर दे कि फिर पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन ना बचे। ये नहीं होगा। ठीक है। पाकिस्तान ने भी जो मूव किया, आपने देखा जो टारगेट्स रखे हैं, हमारे पास तो हौरी भी है, हमारे पास तो बाली भी है, हमारे पास कई और मिसाइल, हमने अल-फतह जो है वो उसको इस्तेमाल किया है, हमने सिर्फ एक इस्तेमाल किया, और फिर हमने ड्रोन इस्तेमाल किए हैं। तो ये हमने उनको बावर कराया है। इसके बाद अब आगे ये देखना है कि जो बाकी ताकतें हैं उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, लेकिन तीन बड़ी ताकतें ऐसी हैं जिसमें अमेरिका है, रूस है और चाइना है, फिर हमारे दोस्त ममालिक हैं, कि इनका जो रोल होगा ना अब इनको मेज पे लाने का, अब देखना ये है कि वो टाइम कब आता है। अमेरिका ने तो कर दिया ना अभी सुबह। देखिए अमेरिका का पता कि जो इंटरवीन कर लिया उसने। बड़ी ताकतों के जो होते हैं ना, ठीक है, मुझे जो ज्यादा खौफ महसूस हो रहा है ना, देखें जो कन्वेंशनल वारफेयर है ना, वो अगर हम दोनों ममालिक का मवाजना करें ना, इंडिया के पास इस वक्त $700 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स हैं, हमारे पास सिर्फ 16 हैं। अच्छा, बाकी अगर हम हथियारों का मवाजना करें, देखिए पाकिस्तान के लिए इस जंग में आना और फिर ये किस मौके पे इसने कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है, ये भी बड़ा और इसको कितनी तवालत देनी है, ये एक बड़ी टेक्निकल आप सिचुएशन जो है जिसमें हम दाखिल हो गए। हमने कमजोरी भी नहीं दिखानी, हमने अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा भी करना है, और इंडिया से हमने सिर्फ हमपला नहीं, हमने एयर में आपने देखा उनको शिकस्त दी, उनके जहाज गिराए हैं। अब जो हमने दिल्ली तक और हमारे जो ड्रोन जा रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर पावर के तौर पे बिहेव किया है, ठीक है, और दुनिया को बावर कराया है कि न्यूक्लियर पावर को इस तरह नहीं ललकारा जा सकता। हमारी नहीं ख्वाहिश कि इसको हम एस्केलेट करें। हमने तो सिंपल शुरू में जो सेल्फ डिफेंस में किए, जो कुछ किया हमने, अब हम पे जिसको मैं कहता हूँ ना कंपल्सरी रिटेलिएशन, ठीक है, आप एक न्यूक्लियर पावर को एक ऐसी नेज पे ले जाते हैं जब उसके पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं है, जिसको आप कहते हैं कि आपने बंद गली में, लेकिन अब हमने भरपूर तरीके से जवाब दिया है
अब दुनिया देखेगी हमारे जवाब को भी, देख रही है, और देख रही है, डॉक्टर साहब देख और चुकी इंडिया है। भी उसमें अब देखेगा, अब चेंज करेगा अपने रवैये में, अपने रवैये, अपने बिहेवियर्स को चेंज करेगा। सुहेल साहब, अगर देखा जाए तो भारत का एक खतीर बजट है जो कि वो अपने असले की खरीदो फरोख्त या फिर खरीदारी पे लगा रहा है। भारत दिफा पर सालाना 90 अरब डॉलर्स की खतीर रकम जो है ना वो जी, उसने 25 के लिए जो अपना दिफाई बजट रखा है वो 85 बिलियन डॉलर्स हो गया। तो ये भारत के जो असले के अंबार है, ये क्या दिफाई ज़रूरत है या फौजी ताकत बनने की कोशिश की जा रही है या ख्वाहिश है? देखें, भारत अब इस खित्ते में एक पिविटल रोल अदा करना चाहता है। वो चाहता है कि उसको एक इलाकाई कुव्वत के तौर पर तस्लीम किया जाए। इसीलिए वो अपनी नेवी को ब्लू वाटर नेवी बनाना चाहता है, इसके लिए कोशिशें कर रहा है। फिर उसका ये एक तो पाकिस्तान के साथ तो उसकी मुखासमत है ही, चल ही रही है। फिर चाइना के साथ भी उसके कोई ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे, ऑफ एंड डाउन, उसमें अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। और वो ये कुछ उसको अमेरिका और मगरबी ताकतों के आशीर्वाद भी हासिल है कि वो चाइना के मुकाबले में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और कुछ अमेरिका भी शायद शामिल है। और ये कहा जाता है कि स्पेसिफिकली ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया। इवन न्यूजीलैंड भी उसमें शामिल था। तो अब इतना इफेक्टिव तो वो नहीं है, लेकिन वो उसको एक कोशिश के तनाजुर में ज़रूर देखा जाता है जो चाइना को महदूद रखने के लिए मगरबी ममालिक करते रहते हैं। तो एक तो ये रीज़न है कि वो अपने असले पर इतना ज़्यादा खर्च कर रहा है। और दूसरा देखें, जब असले पर जो खर्च किया जाता है उसको आबादी के ऊपर तकसीम किया जाता है। मतलब वो 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है, उसका 32 लाख मुरब्बा किलोमीटर रकबा है। तो वो उस तनासुब से अगर देखा जाए तो उसका बजट आलमोस्ट उतना ही बनता है जितना हम 11-12 अरब डॉलर खर्च करते हैं। उस पर हमारी आबादी 24-22 करोड़ है, हमारा रकबा 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। तो उस तनाजुर में देखा जाए तो ये तकरीबन उसमें ही बनता है। और रही जहाँ तक बात ये कि वो मतलब 13-14 लाख उसके एक्टिव सोल्जर्स हैं, तो वो शायद बिल्कुल ऐसे ही। इंडिया में टैंकों की तादाद सिर्फ 4400 है। उसके अलावा जो जंगी जहाज़ों की तादाद 2000 से ज़ायद है। भारत ने 2016 में 36 राफेल तैयारे जो थे वो उसमें थोड़ा सा आप ये कर लें कि सिर्फ जंगी तैयारों की नहीं जी, उसके पास जो वारियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ना, उनकी तादाद तकरीबन कोई 643 के करीब है। मतलब बाकी ट्रांसपोर्ट तैयारे होते हैं, रिफ्यूलिंग के तैयारे होते हैं मुख्तलिफ मकासद के लिए। मतलब मजमूई तौर पर 1900 से 2000 के दरमियान या 2200 के। और ये भी बात आ रही है कि भारत ने फ्रांस में मजीद 26 राफेल तैयारे खरीदने की जो है ना वो मुआहिदा किया है। और फ्रांस भी देता है कि नहीं देता? फ्रांस देगा दोबारा जो इन्होंने राफेल का हाल किया है? दोबारा से फ्रांस चाहेगा कि इनको दें हम राफेल तैयारे? जब भारत ने एक नाम नहाद से सर्जिकल स्ट्राइक की थी बालाकोट में, तो तब नरेंद्र मोदी का एक बयान सामने आया था कि अगर हमारे पास राफेल तैयारे होते तो हमारी कारकर्दगी और बेहतर होती। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद जब पहले मरहले में फ्रांस की तरफ से 6 राफेल तैयारे भारत को मिले, तो उनके जो वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने बाकायदा हिंदुआना रस्म के तहत उसको सिंदूर लगाया, उस पर नारियल चढ़ाया, फिर नीचे उसके टायर्स के नीचे नींबू जो है ना वो किए, नींबू रखा। और उसके बाद ये ऐलान हुआ भारत की तरफ से, या मतलब फौजी जो हल्के हैं, कि अब हमें बड़ी हद तक पाकिस्तान पर फ़िज़ाई बर्तरी हासिल हो गई है। कि उसके जवाब में पाकिस्तान के पास जो F-16 ही सबसे मेन तैयारा था, और ये 80s की दहाई के तैयारे हैं। और उसमें को पाकिस्तान को बहुत लेटेस्ट वर्जन भी नहीं अमेरिका की तरह, मतलब हर तैयारे के मुख्तलिफ वर्जन होते हैं। मतलब अमेरिका ने अगर F-16 बनाया तो नहीं, जो अमेरिका ने F-16 जब बनाया तो जो अपने इस्तेमाल में थे या जो उसने इसराइल को दिए वो बहुत अच्छी क्वालिटी थे, उसमें बेशुमार एक्स्ट्रा फीचर्स थे। फिर एक जरा कम दर्जे का होता है, यानी वो अपने करीबी दोस्तों को जो दिया। और फिर एक और उसका होता है कि यार ये मतलब हमने फरोख्त करने हैं या इस तरह, ठीक है ना। तो पाकिस्तान को भी इसी तरह के कुछ उसने दिए। फिर बड़ा 36 तैयारों के लिए एक तवील अरसे तक उसने लटकाए रखा, हालांकि पाकिस्तान ने पेमेंट भी कर दी थी, बहुत सारे मामला था। फिर बाज़ का पुर्जों के हवाले से भी सिलसिला। लेकिन लकीली फिर जो JF थंडर्स बनाया, फिर सी ब्लॉक का जो तैयारा, फिर उसके लिए जो चाइना की तरफ से मिसाइल फ्राहम किए गए, तो अब इस मार्के को चाइनीज़ वर्सेस मगरबी टेक्नोलॉजी देखा जा रहा है कि फ्रांस मगरबी टेक्नोलॉजी और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने यूज़ की। और जो पहला मरहला है उसमें तो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जीत गई, ने कामयाबी हासिल करती हुई दिखाई देती है। तो इसका
बल्कि मैं अमेरिका के किसी थिंक टैंक की वो एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें वो बता रहे थे जी कि हम बड़े गौर जायजा ले रहे हैं कि ये किस तरह से ये फाइट हुई और किस तरह से चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जो है उसने राफेल तैयारों को अब ये अगर अददी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो भारत की कुव्वत जो रवायती कुव्वत है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, और इसमें कोई चंबे की बात नहीं। जिस तरह मैंने बताया कि एक तो बहुत बड़े रकबे का हामिल है, उनका रकबा बड़ा है ना, फिर उनके अपने मसाइल हैं, फिर उनके चाइना के साथ एक बड़ी सुपर पावर के साथ उनकी मुखासमत चलती रहती है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं, हमें तो इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए कि वो क्या करता है, हमें इससे गर्ज है कि हम उसका मुकाबला करने के लिए या दुश्मन का मुकाबला करने के लिए किस हद तक तैयार हैं। देखिए ना, इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला तो मुआशी है, मतलब ढिड ना पईयां रोटियां ते सबे गल्लां खोटियां। तो हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर लॉन्ग टर्म जंग होती तो ऑब्वियसली मुआशी मसाइल जो हैं हमारे सामने आएंगे, मतलब जज्बाती तौर पर हम जो मर्ज़ी कहते रहें, लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत होती है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके पास तकरीबन 4 से लेकर शायद 5 या 600 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है और ये बहुत बड़ी हकीकत है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जब वो कहते हैं ना कि जब जंग लाजिम हो जाए तो लश्कर नहीं देखा जाए, मतलब बका के लिए फिर तो आखिरी हद तक जाना ही पड़ता है। अदरवाइज़ तो जंग, अब अगर ये जंग होती है या मज़ीद तवालत इख्तियार करती है तो नारे हम ज़रूर लगाते रहें, लेकिन इसका खमियाजा हमें मुआशी तौर पर भुगतना पड़ सकता है कि पहले ही एक, और उसमें अब इस मौके पर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उसको अवॉइड करता हूँ उस बात को जो हुकूमतों के, मतलब हुकूमत का रवैया रहा है तमाम इस पिछले कुछ सालों में, तो इसको फिर किसी वक्त के लिए उठा रखते हैं, उस पर तो अक्सर बात होती रहती है। तो इस वक्त तो मौका है कि सब जो हैं वो मिलकर अपने दिफाई वतन के लिए सीसा पे लाई दीवार बन जाएं, और मतलब दुश्मन को एक मजबूत पैगाम जाना चाहिए कि पूरी कौम जो है वो उसके लिए, और अददी एतबार से चाहे वो हमसे आगे हो, चाहे उसके पास राफेल हो, चाहे उसके पास सुखोई हो, चाहे उसके पास मिराज 2000, अभी मिराज 2000 भी उसके पास हैं। अब वो चीज़ चाह रहा है कि जो उसके पास मिराज 2000, ये बड़ा अच्छा फ्रांसीसी तैयारा है और पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है इसको, तो उसकी जगह वो राफेल को रिप्लेस करना चाहता है क्योंकि अब वो काफ़ी तैयारे जो हैं पुराने हो गए हैं। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब आपसे मैं जानना चाहूँगी, ये सारी सूरत हाल को देखते हुए आप इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, तो इंटरनेशनली भी सारे सिनेरियो को देख रहे हैं, नेशनली भी इस चीज़ को देख रहे हैं, तो क्या लगता है अब जो भारत है दोबारा से कोई एडवेंचर करने की कोशिश करेगा? हमने तो अपना बदला ले लिया जो हमने नहीं लिया था, पहले हमने सिर्फ सेल्फ डिफेंस किया था अपना, जब हमने इनके राफेल तैयारे गिराए हैं, अभी हमने ऑफेंसिव नहीं हुए थे हम लोग, अब हमने अपना बदला लिया है, अब हमने अटैक किया है। क्या आपको लगता है सारे सिनेरियो, सारी पिक्चर देखते हुए दोबारा से वो हमला करने की कोशिश कर सकता है? ये डिपेंड करता है कि ये जो हमारा रिस्पॉन्स है ना, हाँ, इसकी अब नेचर और इसकी जो तवालत है, ठीक है, और फिर जो हमने टारगेट सेट किए हैं। देखिए, न्यूक्लियर 2 मुल्कों में जब ये शुरू होती है ना एस्केलेशन, वो फिर दूसरे की रिटेलिएशन डिपेंड करती है कि आप कितना इसको एस्केलेट करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान ने और मैसिव लेवल पे देखें, मेरी मुराद ये कि ये वैसे तो कह रहे हैं, अभी आपने एक जुमला सुना होगा कि इन्होंने हाई वैल्यू टारगेट भी जो है वो मार्क किए हुए हैं, लेकिन होता ये कि इसमें आप स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते हैं। बिल्कुल जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना, तो सीढ़ी पे आप ये नहीं करते कि एक कदम आपने रखा है तो 2 छोड़ के स्टेप पर आप चले जाएं, उसमें आपका भी इम्कान होता है गिरने का। ये बड़ी डेलिकेट सिचुएशन होती है, ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये दुनिया में इससे पहले कभी नहीं हुई। तो इंडिया का जो रिस्पांस है ना, वो ज़ाहिर है कि डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान उनके जो एक्शंस हैं उनको किस तरह से रिएक्ट करता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे आज मार्को रूबियो ने फ़ोन किया है और बात की है, अब ये जो बड़ी ताकतें हैं, खुसूसन देखें चाइना का सबसे ज़्यादा स्टेक है। चाइना बिल्कुल हमारे नेबरहुड में है, अब हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अमेरिका के साथ हमारे अब उस नोयत के मामलात और ताल्लुकात नहीं हैं जो अब चाइना के साथ है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इस खिते में जिन जिन ममालिक के इंटरेस्ट हैं, अब वो ममालिक इस एस्केलेशन को उस लेवल तक नहीं जाने देंगे जिससे ये इम्कान पैदा हो जाए कि अल्टीमेटली फिर यहाँ कोई एक बड़ी जंग की सूरत हाल बने, इस खिते का जो पीस है या जो अमन है वो ख़तरे में पड़े। चूँकि ये 2 न्यूक्लियर पावर्स की टेंशन न सिर्फ इस रीजन को डिस्टेबलाइज करेगी, ये ग्लोबल जो एक आप कह लें डिस्टेबलाइजेशन, ऑलरेडी यूक्रेन और रशियन वॉर के आप इम्पैक्ट देख लें और साथ ये तो दुनिया ने शायद अभी कैलकुलेट भी नहीं किया होगा कि इंडिया और पाकिस्तान की इस कॉन्फ्लिक्ट के जो सियासी, मुआशी और बाकी जो समाजी साथ
होंगे वो किस नौयत के होंगे। लेकिन आप एक जरूर ध्यान में रखें कि ये दोनों ममालिक जो हैं, ये जो मूव कर रहे हैं, हमारी भी क़यादत बैठी होगी और आज हमारी जो सेंट्रल कमांड जो है, और वो कमांड बनी इसलिए है कि अगर पाकिस्तान को ये जो अपने एसेट्स हैं न्यूक्लियर, अगर इनका इस्तेमाल करना पड़े तो उसके बारे में जो स्ट्रेटजी, जो हिकमत अमली, तो इसका मतलब ये है कि दोनों क़यादतें जो हैं ये अभी वे करेंगी। ये नफ्स की गेम है, ये एक दूसरे का कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंजर भी करेंगी, लेकिन ये भी ख्याल करेंगी कि कोई ऐसी रग ना काट जाए कि जिससे अपना भी नुकसान हो जाए। तो मैं कहता हूँ कि इस सिचुएशन में मीडिया ने बड़ा एक अहम रोल प्ले करना है। कौम के जो मोराल है वो बुलंद रहना चाहिए, उसमें बड़ा रोल प्ले करना है। फिर ये जो लोग अब आते हैं तबसरे के लिए, ये दानिश्वर, उन्होंने भी वो बात करनी है जिसमें वो गहराई हो और हकीकत हो, ताकि कौम को पूरी पिक्चर जो उनके सामने आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बड़ी खूबसूरत बात की है डॉक्टर साहब ने कि इसमें मीडिया का, सोशल मीडिया का, हम लोगों का एक बड़ा अहम रोल है कि हम लोग वो पिक्चर, वो असल हकीकत आपके सामने रखें जो कि हो रहा है, ना कि जिस तरह आप अगर मीडिया इंडियन मीडिया की बात कर लें तो वहाँ पर तो क्या फेक न्यूज़ चलाई जा रही है और क्या क्या मन घड़त कहानियाँ जो है अपनी कौम को बताई जा रही है, अपने अवाम को बताई जा रही है। तो उन्होंने तो कह लें कि उफ़ी कर दी है उन्होंने तो उनको देखकर हमें अपने एंकर्स पर फख्र होने लगा। हमें अपने मीडिया पर, हमें अपने एंकर्स पर फख्र महसूस होता है कि हम कितने कह लें कि संजीदगी के साथ इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं और बड़ी ही कह लें कि तहम्मुल मिजाजी के साथ इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है। लेकिन अब उनके मीडिया पे ना आप देखिएगा, जो उन्होंने एक गीत, अब एक बड़ा टाइटल सॉन्ग चला ना, उई अम्मा, अब आपने जो रिस्पॉन्ड किया ना, तो वो उनकी आप सही उनके लीडरशिप के भी आप उनके मुंह से उई अम्मा सुनेंगे भी, आप देखिएगा। चले जी, हमारे साथ सुहेल कैसर साहब मौजूद है। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया। एक और गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, प्रोफेसर इरम खालिद हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। डीन है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की, पंजाब यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक है। प्रोफेसर साहिबा, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी बिल्कुल। इरम साहिबा, सूरत हाल जो चल रही है, हमारे शाहीनों का हौसला बुलंद है, हमारी आवाम जो है वो मामूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी है, काम काज पे आए हैं, आप लोगों ने भी जाना है अपने काम काज पे, तो ये किस तरह की पिक्चर जो है वो भारत अपने आवाम को दिखा रहा है और सच्चाई भी नहीं बता रहा है, उससे भी इनकारी है कि क्या सिचुएशन चल रही है इस वक्त उनके खत्ते में? असल में ये भारतीय जो साइकी है वो हमेशा से धोखे और फ्रॉड पर ही कायम रही है, तो उसका वो अमली मुजाहरा कर रहे हैं इस वक्त। ख़ास तौर पर उनका जो मीडिया है, जो 2 दिन पहले उन्होंने ख़ास तौर पर पूरी रात में पूरे पाकिस्तान को ही एक तरह से ऐसे कर लिया कि जैसे सुबह हम उठेंगे तो वही हमें नज़र आएंगे। तो ये जो आज भी जो वहाँ से जो आवाज़ें आ रही हैं, जो बातें हो रही हैं, मैं अभी आई हूँ और काफ़ी फासला तय करके आई हूँ। शुक्र है कि ज़िंदगी रवां दवा है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। अवाम जो बिल्कुल वो खुशबाश हैं, वो उनके हौसले बुलंद हैं, उन्हें अपनी अफवाज पाकिस्तान पर भरोसा है। बिल्कुल, और उसी भरोसे की वजह से लोग जो हैं उन्हें इतना यकीन है कि हमें जल्द अज जल्द बहुत सी खुशखबरियाँ जो हैं वो मिलने वाली हैं। तो ये तो भारत जो है वो इस मैदान में भी उनको बहुत बुरी तरह से ना सिर्फ शिकस्त हुई है, बल्कि आइंदा भी उन्हें यही उनके साथ होने वाला है कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो अपने भरपूर एतमाद का मुजाहरा करते रहेंगे, अपनी अफवाज पर भी और ख़ुद अपने ऊपर भी, कि हमारा दुश्मन कभी भी हम पे फतह याब नहीं हो सकता। बेशक ऐसे ही है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह हम राफेल तैयारे की हम बात कर रहे थे और ये कहा जा रहा है कि दुनिया की तवील डॉग फाइट है, इसमें पाक फ़ज़ाइयों को दुश्मन के ख़िलाफ़ बड़ी कामयाबी आपको लगता है कैसे मिली है, कैसे हासिल हुई है? अददी तौर पर जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो भारतीय अफवाज है वो ज़्यादा है, हमसे कह लें कि पॉइंट्स ज़्यादा रखती है, लेकिन इस सारे सनारियों में हमारी पाक फ़ज़ाइयों को कैसे बरतरी हासिल है? देखें, उस रात जो वाक़या हुआ ना, उसमें कोई आप कह लें कि उनके 84 के करीब जहाज़ जो थे वो फ़िज़ा में बुलंद हुए। जी। हमने भी कोई 27, 28 हमारे भी 40 मेरे करीब हम भी एयर में थे उस वक्त। अच्छा, ये एयर टू एयर जो है ना, ये फ़ाइट ये वैसे आसान है, लेकिन जो पर्सियन है ना वो इतना ईजी नहीं होता कि और फिर ऐसे जहाज़ को
देखिए राफेल जो है वो जहाज है कि जो अब तक नहीं किसी जंग में गिराया गया। एग्जैक्टली और पहली मर्तबा जो है ना वो कल पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी फजाइया की तरफ से उसको तबाह आप किया हमारा मोराल देख लें और हमारी कौम का कि कल लोगों ने मीम बनाई हुई थी। उन्होंने कहा मैक्रोन ने फ़ोन करना है मोदी को, लेकिन उसने यहाँ एक हमारे पॉलिटिशियन से रब्ता किया है जो पंजाबी भी बोल लेते हैं कि मैंने मोदी को कुछ सुनानी है तो थोड़ा सा मुझे बता दें क्या कुछ कहना है। ये हमारी अच्छा बात, ये जो आप बात कर रही हैं देखिए ये एक टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर में अब मामला दाखिल हो गया है। ठीक है। जैसे अभी बात हो रही थी, डॉक्टर साहब कह रहे थे हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है हमने चाइना की मदद से ये जो थंडर जो 17 है और हमारा जो जिससे बल्कि उससे थंडर जो 10 उससे गिराया गया है वो जहाज़ जो है। अच्छा ये जो टेक्नोलॉजी की जो अब बर्तरी है ये अब आइडिया हो जाएगा, बल्कि इससे बढ़कर राफेल से ज़्यादा जो अहम काम हुआ है S-400 वो सिस्टम है जो इंडिया ने रूस से लिया है। अच्छा दुनिया में 3 ममालिक हैं जिन्होंने अच्छा दोबारा से उसने मुआहिदा करने जा रहा है रूस से, रशिया से, लेकिन आज जो और फ्रांस से भी, खासतौर पर राफेल तैयारी के हवाले से मुझे लगता है कि आपको क्या लगता है फ्रांस दोबारा गलती करेगा? उन्हें मुझे लगता है ये कि फ्रांस भी और रूस भी जब वो अपनी टेक्नोलॉजी की हालत देखेंगे, S-400 वो समझते थे कि ये पेट्रोटिक जो सिस्टम है ना या जो एयर डोम जो इजराइल के पास है ये शायद उसके बराबर का है। आपके मिसाइल वहाँ हिट ना करते अगर ये, बल्कि वहाँ एक सिस्टम था जिसको इन्होंने वो $1.5 अरब की उसकी कास्ट है उसको भी तबाह किया है। अच्छा यानी हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, हमारे ड्रोन्स की जो प्रेसिजन है, देखिए ड्रोन और मिसाइल में फ़र्क ये होता है कि जब मिसाइल को लॉन्च करते हैं ना तो आप उससे टारगेट दे देते वो हैं। आप टारगेट वो हिट करता है, वो टारगेट जहाँ मर्जी चला जाए वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। इवन गाइडेड जो है उसमें ये सलाहियत होती है। ड्रोन की खूबी है कि इसमें भी मिसाइल होते हैं, हाँ जी। लेकिन उसको आप अपने कमरे में बैठ के अपने लैपटॉप पे हाँ बैठ जी, के उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान ने जो ये 5 तारे गिराए, पाकिस्तान ने अपनी फिजाई बर्तरी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने वो साबित कर दी। जब आज हमने अपने मिसाइल और ड्रोन उनके शहरों तक और दिल्ली तक पहुंचाए हैं, हमने ये भी अपनी बर्तरी साबित कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मशीन की बात ही ना करें सिर्फ आप। ठीक है। फ्रांस ने ये भी कहा है कि वो अपने तारीख की गलती क्यों मानते? उन्होंने कहा जो उड़ाने वाला था जरा उसमें भी तो उसकी अदाओं पे भी तो गौर कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्रेडिट दें हमारे जो एयरफोर्स के जवान हैं, हमारे जो पायलट हैं। देखिए मशीन ने खुद नहीं ऑपरेट होना होता, मशीन के पीछे एक दिमाग, एक फर्द बैठा होता है, उसने ऑपरेट करना होता है। मैं ये कहता हूँ कि इसमें जो महारत है ना, जिसको स्किल कहते हैं, हमने अभी तक उसमें भी बर्तरी साबित की है। अच्छा यही खौफ में मुब्तला करेगा हमारे इस नेबर को कि हमारे पास उनकी हर बात का तोड़ मौजूद है। अब आसानी होगी। वो जो बार्गेनिंग चिप हमने लूज की थी ना, देखिए मलिहा लोधी साहबा जो है ना, वो मैं उनकी बड़ी कदर और एहतराम करता हूँ। वो बड़ी सीजन, बड़ी एक्सपीरियंस्ड और बड़ी नंबर वो डिप्लोमेट है। पाक फजाइया की बर्तरी की बात हो रही थी कि किस तरह ये पाक फजाइया को बर्तरी हासिल हुई है, उसकी तहकीकात हैं, उसकी कुछ कह लें कि पॉइंट्स हमने डिग आउट किए हैं कि किस तरह हमने बर्तरी हासिल की है, क्योंकि उनका जो पूरा सिस्टम है हमने वो तबाह कर दिया है। एयर बेसेस उनकी हमने तबाह कर दी हैं, उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो कि S-400 जिसके ऊपर उनको बड़ा मान था हमने वो तबाह कर दिया है। तो जिस डॉग फाइट की बात हो रही है उसके ऊपर एक पैकेज तैयार किया गया है, उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स की गई हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आई हैं, इस पर बात मुजम्मिल हमें बताएंगे। आइए उन्हीं की तरफ चलते हैं। पाकिस्तानी जेट तैयारों और फ्रांसीसी साख्ता हिंदुस्तानी राफेल लड़ाका तैयारों के दरमियान 6 और 7 मई की दरमियानी शब होने वाली डॉग फाइट को आलमी माहिरीन तवील तरीन डॉग फाइट करार दे रहे हैं। 7 मई की शब 100 से ज्यादा लड़ाका तैयारों ने 1 घंटे तक अपने टारगेट को निशाना बनाने की कोशिश की। मुस्तकबिल में इस डॉग फाइट का जायजा लेने से दुनिया भर के मिलिट्री ऑफिशियल्स को जदीद जंग के बहुत से नए हरबे और हिकमत अमली समझने में मदद मिलेगी। इस तवील डॉग फाइट में भारत के राफेल तैयारों MiG-21 और सुखोई 30 MKIs ने हिस्सा लिया, जबकि पाकिस्तान के JF-17 थंडर, F-16 और J-10Cs ने हिस्सा लिया। भारत के कुल 73 त्यारे फिजा में रहे, जिसके मुकाबले में 27 पाकिस्तानी जेट त्यारे फिजा में फाइट का हिस्सा रहे। दोनों जानिब से एक दूसरे की सरहद अबूर नहीं की गई, बल्कि कई 100 किलोमीटर दूर से ही अपने हदफ को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इस मुश्किल और कठिन सूरत हाल में पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल और 2 MiG-21 त्यारे मार गिराए, जिस पर दुनिया भर में सनसनी फैल गई, क्योंकि ऐसा तारीख में पहली मरतबा हुआ कि फ्रांसीसी साख्ता जदीद टेक्नोलॉजी से लेस राफेल त्यारे किसी झड़प में तबाह हुए। इब्तदाई तौर पर
पाकिस्तान के इस क्लेम को दुनिया ने शक की नज़र से देखा, लेकिन इसके फौरी बाद दुनिया भर के मोतबर मीडिया आउटलेट्स जिनमें BBC, CNN, स्काई न्यूज़, ब्लूमबर्ग और गार्डियन जैसे बड़े इदारे शामिल हैं, उन्होंने पाकिस्तान के दावे और मौक़िफ़ की तस्दीक की। भारतीय एयरफोर्स और वज़ीर ख़ारजा ने इस पर लबकुशाई करने की बजाय कहा कि इस पर जवाब बाद में देंगे। पाकिस्तान के J-17 थंडर 150 किलोमीटर तक अपने हदफ को आसानी से निशाना बना लेता है और बिल्कुल हॉलीवुड फिल्म्स में दिखाए जाने वाले सीन्स की तरह अपने हदफ का ताक़ुब करता है, जबकि राफेल 300 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने इस फाइट में चीनी साख्ता मिसाइल PL-15 से 250 किलोमीटर दूर उड़ते राफेल्स को बराह रास्त निशाना बनाया। इसकी तस्दीक के लिए हमने कुछ अहम मीडिया हाउसेस की तहकीक को अपनी वीडियो का हिस्सा बनाया है। 2 अमरीकी हुकाम ने खबरसां इदारे रॉयटर्स को भी कंफर्म किया है कि बीजिंग और इस्लामाबाद के जदीद तरीन जेट तैयारे के लिए ये एक मुमकिना तौर पर अहम संग मील है। इस हवाले से BBC वेरीफाई का भी दावा है कि उसने मुतअद्दिद वीडियोस की तौसीक की है जो पाकिस्तान के दावे पर मोहर सब्त करती नजर आती है। ये फिजाई झड़प फौजियों के लिए एक गैर मामूली मौका है कि वो फाल लड़ाई में पायलटों, लड़ाका तैयारों और फिजा से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों की कारकर्दगी का मुताला करें और इसको अपनी फिजाई अफवाज को जंग के लिए तैयार होने के लिए इस्तेमाल कर सकें। अब ये सवाल कि पाकिस्तानी जेट J-17 थंडर्स ने भारतीय राफेल गिराए। माहिरीन का कहना है कि दुनिया भर में जदीद हथियारों के बराह रास्त इस्तेमाल का तज्जिया किया जाएगा, बशमूल चीन और अमेरिका जो कि ताइवान या वसीतर एशिया पैसिफिक खित्ते में मुमकिन तनाज़ा की तैयारी कर रहे हैं। एक अमेरिकी एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर गैर मुल्की इदारे रॉयटर्स को बताया कि बहुत ज्यादा एतमाद है कि पाकिस्तान ने चीनी साख्ता J-10C से हिंदुस्तानी लड़ाका तैयारों के खिलाफ फिजा से फिजा में मार की। सोशल मीडिया पोस्ट पर मेटियोर के खिलाफ चीन के PL-15 फिजा से फिजा में मार करने वाले मिसाइल की कारकर्दगी पर तवज्जो मरकूज की गई है। ये रडार गाइडेड हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल यूरोपीय ग्रुप MBDA ने तैयार किया है, क्योंकि इन हथियारों के इस्तेमाल की कोई सरकारी तस्दीक नहीं हुई है। बैनुल-अक़वामी इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में मिलिट्री एरोस्पेस के सीनियर फेलो डगलस बेरी ने कहा कि आपके पास मगरिब पे सबसे ज्यादा काबिल हथियार के मुकाबले में चीन का सबसे ज्यादा काबिल हथियार है। अगर तो वाकई ये ले जाया जा रहा था तो ये दुनिया के लिए हैरान कुन बात है। दिफाई सनत के एक एग्जेक्टिव ने गार्डियन से गुफ्तगू में कहा कि PL-15 एक बहुत बड़ा मसला है। ये ऐसी चीज है जिस पर अमेरिकी फौज बहुत ज्यादा तवज्जो देती है। राफेल मैन्युफैक्चरर डसॉल्ट एविएशन ने इस सवाल पर तबसरा करने से इनकार कर दिया कि आया पाकिस्तान ने फ्रांसीसी साख्ता जेट गिराए या नहीं। मगरबी तज्जियाकारों का कहना है कि अहम तफसीलात वाज़ह नहीं है कि पायलटों को किस किस्म की तरबियत मिली थी। तज्जियाकारों का मजीद कहना है कि असला साज कंपनियां तकनीकी कारकर्दगी को ऑपरेशनल अवामिल से अलग करने के लिए भी बेचैन होंगी, यानी भारतीय पायलटों की कारकर्दगी और सलाहियत पर बड़े सवाल उठ गए हैं। इस बारे में मुतज़ाद इतलात हैं कि आया पाकिस्तान के पास PL-15 का लोकल वर्जन था या चीन की फिजाइया का 2021 में एक्सपोर्टेड वर्जन था। इस हवाले से अमेरिकी एक्सपर्ट का कहना है कि इनका ख्याल है कि पाकिस्तान के पास बरामदी वर्जन ही मौजूद है। इन तमाम तर दावों से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद और तस्दीक होती है कि इसने भारतीय राफेल मार गिराए। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब, ये रिपोर्ट थी और जिस तरह मुजम्मिल ने इन डिटेल हमें बताया है कि किस तरह पाक फ़ज़ाइया को बरतरी हासिल थी और किस तरह जो दुनिया के बड़ी बड़ी मिलिट्री शख्सियात थी उन्होंने भी ये कहा है कि जनाब ये सारा सनारियो ये जो हुआ है इसको हमारे कोर्सेज़ में पढ़ाना चाहिए। किस तरह पाक फ़ज़ाइया ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए जो राफेल तैयारे हैं उनको किस तरह मार गिराया है और जो उन्होंने बरतरी हासिल की है। तो इस हवाले से ये तो आप लोगों ने रिपोर्ट देखी है। मुजम्मिल हमारे साथ मौजूद है, अभी हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनकी तरफ चलते हैं। मिस इरम हमारे साथ मौजूद है। मिस इरम, ये भी सूरत हाल आपने देखी कि ये रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह पाक फ़ज़ाइयों को बरतरी हासिल है और किस तरह भारतीय एयरफोर्स पर हमने जो है ना वो उनको हाईजैक कर लिया था। तो कह लें कि अरब डॉलर जो लाखों अरब डॉलर्स हैं उनका जो एयर बेस सिस्टम है वो हमने तबाह कर दिया है। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर कि कितनी बड़ी बरतरी हासिल है और ख़ास तौर पर अगर दिफाई बजट देखा जाए भारत का वो 90 अरब डॉलर्स बताए जा रहे हैं। तो हर साल इजाफा भी होता है, इस साल भी उन्होंने इजाफा किया और लगभग कोई $100 अरब चला गया है वो उनका बजट जो है। इसके बरक्स इसके बावजूद भी उनको जो है शिकस्त खाना पड़ी। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, जो जंगें हैं ना वो सिर्फ तकनीकी बुनियादों पर तो नहीं लड़ी जाती, ये तो जज्बों की बात होती है। भारत ने पैसा खर्च किया, इक्विपमेंट्स लिए, जाहिर है ये एक रास्ता होता है ना खुद को मॉडर्नाइज करने का और बरतरी हासिल करने के लिए।
तो ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का हर बच्चा और ख़ास तौर पर हमारी जो एयर फोर्स है, उन्होंने पहली दफ़ा नहीं, उन्होंने इससे पहले भी ये साबित किया हुआ है कि जब कभी मुल्क अज़ीज़ को उनकी ज़रूरत पड़ेगी, मुल्क अज़ीज़ के रहने वाले वासियों को ये उनके जहन में ये गुमान भी आएगा कि हमारा तहफ़्फ़ुज़, हमारा दिफा जो है, कहीं दुश्मन उस पर कोई ऐसा ख़तरा तो नहीं बनने वाला, तो हमेशा ही हमारे अदारों ने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ में कभी कोई कमी नहीं रहने दी। और इस दफ़ा तो चूँकि हालात ऐसे थे, मासूम बच्चों को निशाना बनाने वालों ने ये सोचा ही नहीं कि उनका जो मासूम बच्चों का जो लहू है वो पाकिस्तान के जवान, पाकिस्तान के शाहीन, पाकिस्तान की अफवाज उसको कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। तो ये जवाब तो बनता था। सिर्फ उन्होंने ये समझा कि शायद कुछ देरी हो रही है, तो पता नहीं यहाँ पर क्या मसला है, क्यों देर हो रही है, शायद ये देना नहीं चाहते, ये दे नहीं सकते। तो मेरा ये ख्याल है कि वो महज जो दुनिया इस वक्त कोशिश कर रही थी कि, और हम पे ये प्रेशर भी डाला जा रहा था कि आप खामोश रहें, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, कुछ अमन की बातें, कुछ सुलह की कोशिशें जो हैं, कुछ पैगाम बाजी हो रही थी। तो ये सब, लेकिन हम तो पहले लम्हे से तैयार हैं, और ये अब से नहीं, पाकिस्तान जब से बना है, ये वार तो दुश्मन ने हम पे हमेशा किए हैं, और हमेशा ही हमारी तैयारी जो है वो उनसे कहीं बढ़ के रही है, और हमने बार बार ये बात साबित की। और इस दफ़ा मुझे इस बात की बेइंतहा खुशी है कि हमारे शाहीनों ने उन्हें वहाँ हिट किया है जहाँ अब उठने में उनको बहुत टाइम लगेगा, इकनॉमिकली भी टाइम लगेगा। जाहिर है जो फाइनेंशियल लॉस उन्होंने उठाया है और जो हजीमत उठाई है, और सिर्फ खुद नहीं उठाई, जिनसे असलहा लेते थे उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि ये हमारे साथ क्या कर दिया इन्होंने। लेकिन फिर भी मुझे ये बताइए कि ख़ित्ते में जो है तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए? पाकिस्तान इसमें किस तरह के इक़दामात उठा सकता है? किन किन चीज़ों के ऊपर अब उसको गौर करना चाहिए? अच्छा, ऐसे होता है कि आमतौर पर जो पाकिस्तान इंडिया के बारे में जब बात होती है ना, तो एक ओल्ड प्ले बुक पर ही सब जाते थे और उसी को खोल के पढ़ते थे, अब क्यों होगा, अब कैसे होगा। लेकिन इस दफ़ा जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं ना, वो ओल्ड प्ले बुक इररेलेवेंट हो गई। इस दफ़ा जो क्राइसिस का जो एस्केलेशन है, जो लैडर है, आमतौर पे दुनिया में जितने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के माहिरीन हैं, उन्होंने अपनी किताबें खोली हुई हैं कि जी अब ये किस लेवल पे चले गए। 44 लेवल्स आमतौर पर क्राइसिस एस्केलेशन में पढ़ाए भी जाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं। तो उसमें ये था कि ये 16 से 30 के दरमियान रहेंगे। अच्छा, कि ये जो इस तरह से कभी उधर से बात होगी, कभी यहाँ से, तो ये, लेकिन जो अब आज रात से जो हमने देखा, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, अब यकीनन इस वक्त दुनिया फ़िक्रमंद है, और भारत के अंदर भी इस वक्त ये परेशानी है कि अगर अब हम नया राउंड शुरू करते हैं तो यकीनन वो राउंड फिर इस खित्ते को नहीं, फिर वो दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल हो जाएगी। क्योंकि अब हमारे यहाँ जो सूरत हाल है, हमने हर लिहाज से उनको जवाब दे दिया। ठीक है, उनका हमने स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर उनको बहुत बहुत बड़ा लेसन दे दिया। स्ट्रेटेजिक भी, नफ्सियाती भी और सफारती भी धचका लगाया उनको जी इस सारे बिल्कुल, मामले में, और फाइनेंशियली भी। और फिर जिस तरह से हमने, उनका ख्याल था कि टेक्नोलॉजी में ये शायद पीछे हैं, लेकिन जिस तरह से हमने उनके यहाँ जो हैक की हैं, उनकी वेबसाइट्स उनकी बीजेपी की वेबसाइट्स की हैं हमने, उनका ग्रिड सिस्टम जो है ना वो कर दिया है हमने। तो ये जो सूरत हाल है ना, अब एक दफ़ा फिर मैं ये समझती हूँ कि दुनिया के जो रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ हैं वो एक दफ़ा फिर से कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट राउंड जो है वो फिर बहुत ज़्यादा उसके असरात होंगे और वो तबाहकुन हो सकता है। तो अब दुनिया को सोचना पड़ेगा एक दफ़ा कि महज बातों का वक्त नहीं है, पैगामात से सूरत हाल नहीं ठीक बिल्कुल ऐसे ही। प्रोफेसर हुसैन आलम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। प्रोफेसर साहब, रात से जो ऑपरेशन चल रहा है और जिस तरह हमारे पाक अफवाज ने, फ़ज़ाइया ने जिस तरह मुँह तोड़ जवाब दिया है और जो इक़दामात उठाए हैं, बतौर शहरी मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि बतौर शहरी आप मुतमईन हैं इस सारे इक़दामात से? मैं आपको बताऊं कि
बहैसियत सिटीजन मेरा भी और मेरे आज साथ जो लोग हैं जिनके अंदर हम उठते बैठते हैं, वो सब की ये एक डिमांड थी और बहुत ज़्यादा लोग तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया को कब रिटालिएट करेगा। और मैं आपके कल के प्रोग्राम में कह के गया था कि 101% पाकिस्तान रिटालिएट करेगा, लेकिन अपने टाइम पे करेगा। इससे पहले दीगर चैनल्स के ऊपर भी, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने सफ़न का नौम बुनियानुल मरसूस की अमली तफसीर बनकर दिखा दिया है। एक बात, इससे अवाम के दिलों में जिसे कहते हैं ना ठंड पड़ गई है, लेकिन ये कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है और इस सिचुएशन तक भारत लेकर आया है। ये शुक्र है कि जैसे अभी ये प्रोफेसर साहिबा कह रही थी मैडम जो है कि पूरी दुनिया को अब पता चल गया है। इससे पहले आपके मैं पिछले आधे पौने घंटे से प्रोग्राम सुन रहा हूँ, पूरी दुनिया को भारत का असल चेहरा अब नजर आया है कि ये एग्रेशन खुद करता है बगैर किसी सबूत के, और उसके पॉलिटिकल मोटिव्स और पर्पसेस होते हैं। तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो अपने दिफाई इदारों के साथ, फौज के साथ, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, और इससे लोगों को जिसे कहते हैं ना कि ये एक ट्रस्ट पहले भी था, अब और ज्यादा बन गया है कि हम किसी से कम नहीं। तो ये बहैसियत सिटीजन जो है पाकिस्तानियों का एक जज्बा और एक जो सेटिस्फेक्शन है और जो इदारों के ऊपर एतमाद है वो बहाल पहले भी था, अल्हम्दुलिल्लाह और ज्यादा फर्म हो गया। ठीक है, ये तो आपने बतौर शहरी बता दिया है कि आपका हौसला बुलंद है। अब एज एन एक्सपर्ट मुझे ये बताइए कि क्या सूरत हाल इंटरनेशनली भी आप देख रहे हैं, जो सारा सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह से ऑपरेशन किया जा रहा है, जिस तरह से भारत के एयरबेस को हमने तबाह किया है, उसका जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह किया गया है, उसका साइबर अटैक के ज़रिए भारत के जो 70% बिजली के ग्रिड नाकारा बनाए गए हैं, उनके बीजेपी के जो वेबसाइट्स हैं उनको हमने हैक कर लिया है, हाईजैक, बल्कि मैं तो कहूँगी कि हमने उनको कर लिया है। तो इस पर क्या कहेंगे, क्या इंटरनेशनली रद्द-ए-अमल आ सकता है और किसके फेवर में आ सकता है? हाँ मुनीबा, ये एक बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल रिएक्शन अब क्या होगा। देखिए, इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि जी आप दोनों का आपस का मामला है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब आप देख लें कि डायरेक्ट जना आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं उन्हें कॉल आ रही है और उन्हें कहा जा रहा है कि जी अगर आपका मामला ठीक हो गया तो अब आप इसको मजीद एक्सकलेट ना करें और बातचीत के जरिए और तहम्मुल से। इससे पहले सिर्फ तहम्मुल की बात होती थी, बट चूंकि पाकिस्तान की एयर स्पेस वायलेट हुई, यहाँ के लोगों को मारा गया और बगैर किसी सबूत के, पाकिस्तान ने तो हमेशा कहा है कि हम आपके साथ जंग नहीं चाह रहे, लेकिन अगर मुसल्लत करेंगे तो फिर जवाब देंगे और हम ऐसा जवाब देंगे कि फिर पूरी दुनिया देखेगी। और आज आपको पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी और दीगर दिफाई इदारों की सुपीरियरिटी का भी अंदाजा हो गया होगा। और याद रखें कि ताकतवर की बात सुनी जाती है, जो चुप करके बैठ जाता है फिर जंग के टाइम पे अमन की बात नहीं होती। इसके जो रिपरकशंस होंगे या इसके जो असरात होंगे वो आलमी सतह के ऊपर 3-4 जगहों पे होंगे। पहली बात यह है कि टेक्नोलॉजी वर्सेस टेक्नोलॉजी जब कंपैरिजन होगा तो चाइना की टेक्नोलॉजी को फर्दर स्टडी किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान को इस खित्ते के अंदर जो दीगर ममालिक हैं उनके बिहेवियर से पता लगेगा कि वो कहाँ खड़े हैं। खास तौर पे अभी ये डिस्कशन चल रही थी कि कौन कौन सा मुल्क आपके साथ है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकली टर्की आपके साथ होगा, प्रैक्टिकली रशिया उस तरह तो खड़ा नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर वो न्यूट्रल रहेगा क्योंकि उनके साथ भी ताल्लुकात हैं और आपके साथ भी बातचीत चल रही है। चाइना ने प्रूव किया है कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है और ना सिर्फ खड़ा है बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे खड़ा है। ईरान ने सालसी की कोशिश की लेकिन वो चूंकि थोड़ा सा साइड पे है, बट इसी खित्ते के अंदर है। अफगानिस्तान इस टाइम खामोश है और बाकी जो इस खित्ते के अंदर अमेरिका का अमल दखल है उसको भी अब चाहते ना चाहते बीच में आना पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान के लिए, हाँ यूएई की अगर आप बात कर रही हैं तो उनके चूंकि तजारती इंटरेस्ट होते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो को बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं कर पाएंगे। और सऊदिया जो है वो आपको माली इमदाद दे सकता है, आपके साथ क्या कहते हैं तेल की फराहमी में खड़ा हो सकता है, लेकिन मिलिट्री के तौर पे सऊदिया जो है वो मोस्टली पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे पाकिस्तान साथ वहां खड़ा होता है। तो मेरा ख्याल है कि जिस जगह पे जो मुल्क कर सकता है उसकी कैपेसिटी मैंने डिस्कस कर ली है। हाँ, चौथी बात यह है कि जो आप अब तवक्को करते हैं इस खित्ते के अंदर, अगर ये डी एस्केलेट नहीं होती सिचुएशन
तो फिर जिस तरह का जंगी जुनून है, फिर बात शायद एटॉमिक वॉरफेयर तक आ सकती है। तो इसको रोकने के लिए अब इंटरनेशनल पावर्स को इंटरवीन करना चाहिए, जो इस सारे खित्ते के अंदर इसको देख रहे थे। अब चाहिए कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी बात की जाए, और ये जो हॉटलाइन के ऊपर राब्ते होते हैं DGMOs के, उसको एक्टिवेट करके तो अब पूछा जाए कि हुण सुकून जे या मजीद चाहते हैं। या मज़ीद क्या आप चाहते हैं। अच्छा, दूसरा आपने भी प्रोफेसर साहब सुनी है डॉक्टर हुसैन आलम की भी गुफ्तगू। उन्होंने कहा बाकी सारे ममालिक कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा करें, अफ़गानिस्तान कहीं खामोश है अभी, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखें, असल इशू यही था कि इंडिया ने ये जो शुरू किया हाँ, उसमें उसके जहन में जो भी उनके जो लीडर्स हैं कि एक तो मगरबी बॉर्डर पे इनके साथ मसाइल हैं, ज़ाहिर 1600 मील लंबा हमारा उनके साथ बॉर्डर है, और हम उनके साथ ये भी मामला चल रहा है कि वहाँ से जो जिसको इंट्रूजन आप कहते हैं कि हमारे यहाँ जो वाक़यात हमारे 2 सूबों में हुए, तो फ्रैंकली अफ़गानिस्तान के साथ हमारी वो सपोर्ट जो जब कभी वहाँ पे तालिबान रजीम था तो वो उस तरह की नहीं है। अच्छा। इंडिया ने हमारे बॉर्डर के साथ ही अफ़गानिस्तान के साथ कुछ 6 तो कॉन्सुलेट खोले हुए हैं। ठीक है। और जो हमारे यहाँ टेररिज्म है और जिस तरह के वाक़यात हमने तो सबूत के साथ पेश किए हैं कि इंडिया इन्वॉल्व है। बिल्कुल। तो अनफॉर्चुनेटली चूँकि वो अभी उनकी गवर्नमेंट रजीम बनी है, चंद साल उनको हुए हैं, उन्होंने अपने उस आप कह लें जो इंटरेस्ट है उनको उस तरह से नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें वेस्टर्न बॉर्डर से कोई उस तरह का ख़तरा या डेंजर नहीं है। अच्छा, ईरान भी हमारी सपोर्ट में है, चाइना जो हमारे साथ बिल्कुल एक ऐसी पोजीशन पे खड़ा हुआ है कि वो, तो ये मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को जो सपोर्ट है ना रीजन में भी, और ये जो हमारा जिसको आप साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया और साउथ वेस्ट एशिया, यहाँ भी हमारे हमदर्द मौजूद हैं। और फिर जब ग्लोबल बात करेंगे ना, देखें बड़ी ताकतें बाज़ नहीं पता चलने देती कि उनके अपने इंटरेस्ट क्या हैं। अच्छा। पाकिस्तान को थोड़ा सा वो ये ज़रूर करना चाहेंगे कि इकनॉमिकली इस पर एक दबाव आए। जैसे अभी आप कहा जा रहा था जी पाकिस्तान इसलिए नहीं एक्शन ले रहा कि IMF की वो किस्त आ जाए। अब हमने $1 बिलियन के लिए हम पे हमले हो रहे हैं, हमने रुकना था। लेकिन यहाँ ये ज़रूर होगा कि जो अब मगरबी हुकूमतों को भी तो कोई चलाता है ना, वो जो बिग बिजनेस है, वो जिसको आप डीप स्टेट कहते हैं, या वो जो जिसके पास पैसा है और उनको डर उसकी फ़िक्र है। मतलब इंडिया 1.5 अरब आबादी का मुल्क है। अब 1.5 अरब लोग जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो ये सुबह एक नाश्ते में अंडा खाते हैं, तो या कोई तो कंपनी बनाती है ना। ऑब्वियसली हाँ। तो मल्टीनेशनल जब उनको लगेगा कि ये मुल्क को मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करूंगा कि ये कोई न्यूक्लियर में बदल जानी है। उन्होंने कहा कि अगर डी एस्केलेट नहीं करते इस सिचुएशन को तो तब हो सकता है। देखिए, एस्केलेशन और डी एस्केलेशन और रिटेलिएशन, अब इसकी जो तारीफ है ना, वो तारीफ, चले मैं एक मिसाल से कि यहाँ पे अब सीढ़ी लगा देते हैं आप दोनों। अब आपको पता है कि सीढ़ी का जो 7वां है ना, जो स्टेप है, ठीक है, वो ऐसा है कि उसके बाद फिर न्यूक्लियर वॉर है। ऑब्वियसली हाँ। अच्छा, इसका मतलब है कि फिर आप 7वें तो नहीं जाएंगे। ठीक है। उससे नीचे रह के जो भी आप इकदाम करेंगे, आप ये कह रहे हैं कि 7वें तक नहीं जाएगी ये बात, ये सारी सूरत हाल नहीं जाएगी न्यूक्लियर पावर तक। न्यूक्लियर बिल्कुल नहीं जाएगी। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया में बाकी और ममालिक के इंटरेस्ट इस पूरे रीजन के साथ वाबस्ता है। ये तो बिल्कुल रूल आउट कर दें कि कोई ऐसी सिचुएशन, हाँ, अगर दुनिया जैसे ट्रम्प कहते हैं आलमी जंग की तरफ जा रही है। आमतौर पे कहा यह जाता था कि आलमी जंग अब शायद यूक्रेन से शुरू होगी, वो कहते थे ईरान से शुरू होगी, एक थ्योरी थी कि ताइवान से शुरू होगी, भाई फिर ये पाकिस्तान से शुरू होगी। अब जो हमने ये सबूत दिया है खड़े होके और एक फैसला करके, लेकिन मैं कहता हूँ कि बिल आखिर विजडम जो है ना वो प्रिवेल करेगी। ठीक है। और ये मामला बिल आखिर आएगा कि बजाय इसके कि उसको एक इंटरनेशनल रिलेशन में एक थ्योरी है जिसको मैड कहते हैं, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रैक्शन। न्यूक्लियर वार का मतलब है कि कोई खबर देने वाला भी नहीं रहेगा कि कौन जीता है कौन हारा है, कौन हारा ये नहीं होने जा रहा। सही है। इस तरह का कह ले कि फैसला कर लिया जाता है और जंग मजीद बढ़ जाती है। जिस तरह हम एटॉमिक पावर की बात कर रहे हैं, अगर इस साइड पे जाया जाता है तो एक तो हमारे डॉक्टर्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, दूसरा वो फर्स्ट लेन में, जिस तरह हमारे फौजी अफसरान फर्स्ट लेन में काम कर रहे हैं, इस तरह हमारे डॉक्टर्स भी फर्स्ट लेन में काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट एड का बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर सूरत हाल गंभीर हो जाती है तो फर्स्ट एड के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, हम पहले से ही किस तरह प्रिवेंशन कर सकते हैं, घर पर हम किस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। और जिस तरह हर घर में कोई ना कोई मरीज़ मौजूद होता है, डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का, इसके अलावा दिल के मरीज़ मौजूद हैं,
बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनके ऑपरेशंस हुए होंगे, उनके लिए क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए, फर्स्ट एड किस तरह की होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सलमान काज़मी ने भी हमें जो है ना ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, क्या सूरत हाल जो सारी चल रही है इसको देखते हुए फर्स्ट एड के हवाले से हमने सोचा कि क्यों ना बात कर ली जाए, तो क्या क्या चीज़ें हमें पहले से ही हमारे पास होनी चाहिए? देखिए जी, जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आपके पास घर में जितनी भी, अगर आपके पास घर में 2 या 3 मरीज़ हैं जिनको किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो आप उसकी दवाइयाँ जो हैं वो कम से कम आपके पास 2-3 हफ्ते का ज़रूर स्टॉक होना चाहिए। और उसके अलावा ऐसी बेसिक छोटी छोटी चीज़ें जैसे एक पट्टियाँ हैं या कोई थोड़ी एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है, थोड़ा कॉटन है, एक आधा स्प्लिंट है कि अगर कोई ऐसी कोई बिल्डिंग का कोई पोर्शन गिर जाता है तो आप बाजू को ट्रांसपोर्ट करते हुए अगर कोई बाजू का फ्रैक्चर है तो आप उसको स्प्लिट लगा दें। और उसके अलावा लोगों के लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि जिस तरह कोई मिसाइल गिरता है कहीं या ड्रोन गिरता है और कोई बंदा उसकी ज़द में आ जाता है तो उसको फौरी तौर पे लोग इस तरह उठाते हैं कि 2 बंदे टांगे पकड़ लेते हैं, 2 बंदे बाजू उठा के उसको एक डंडा डोली कर देते हैं, इस तरह का गोल मोल कर देते हैं। तो उसको आपने स्ट्रेट रखना होता है पेशेंट को उठाते हुए, ताकि उसकी अगर कोई स्पाइन की इंजरी हो तो उसका स्पाइन का फ्रैक्चर ना हो जाए। इसी तरह नेक को भी आपने स्टेबलाइज करना होता है। इसलिए लोगों के लिए ज़रूरी है कि अगर कोई भी ऐसी इंसिडेंस होता है या किसी जगह कोई बॉम्ब गिरता है या कोई चीज़ होती है तो फौरी तौर पे एक तो जो भी विक्टिम्स हों या जो भी बंदे कोई ज़ख्मी हों तो उनको एक तो स्ट्रेट लिटाएं और फिर कोशिश करें कि रेस्क्यू के ज़रिए उनको उठवाएं, खुद उनको उठा के इधर उधर ना करें। दूसरी चीज़ ये ज़रूरी है कि पानी ना फ़ौरन उनके मुंह में डालना शुरू कर दें, क्योंकि लोग जो फ़ौरन ना बंदा सीधा लेटा होता है तो उसके मुंह में पानी डालते हैं तो वो कई दफ़ा सांस की नाली से फेफड़ों में चला जाता है। और ये यहाँ पे एक वो है कि ज़रा सा भी कोई बंदा अगर कई दफ़ा कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कहीं कोई ब्लास्ट हुआ है या कोई फायरिंग हुई तो लोग बेहोश हो जाते हैं, तो ये फ़ौरन, ये नहीं कि उन्हें कोई इंजरी हुई होती है मगर वो बेहोशी में लोग फ़ौरन उनके मुंह में पानी डालना शुरू कर देते हैं। ये एक छींटे मारने की हद तक तो चलो समझ आती है, मगर पानी ना किसी के मुंह में फौरी तौर पे डालें, क्योंकि हो सकता है एयरवे में चला जाए और वो चोक हो जाए। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को बेसिक एक नो हाउ होना, जो कि उन्होंने किस तरह ऐसी सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना है। अगर घर के एक मेन एग्जिट है और एक इमरजेंसी एग्जिट है, घर में कोई दरवाज़ा है पीछे, तो उनको पता हो कि यार इस दरवाजे का लॉक खुला हुआ हो, अगर हमें इधर वाली साइड की बजाय इधर से निकलना पड़े तो हम इधर से बाहर आ जाएं। और उसके अलावा जो इमरजेंसी किट के हवाले से एक दवाइयों की बेसिक चीज़ें अरेंज होना, कुछ दवाइयाँ होना, कुछ फर्स्ट एड का सामान जिसमें पट्टियाँ हैं, कोई थोड़ा बैंडेजेस हैं, कोई इस तरह का एक स्प्लिंट है, कॉटन है, ये चीज़ें उनके हर घर में होनी चाहिए। कोई टॉनिक वे हो कि अगर कोई ब्लीडिंग हो रही हो तो वो उसको लगा दें उतनी देर के लिए कि जब तक आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं और फिर वो ब्लीडिंग आगे डॉक्टर्स हैंडल कर लें। तो अल्लाह करे कि ऐसी कोई ज़रूरत ना पड़े। पिछले दिनों जैसे ड्रोन्स लाहौर में आए थे और मुख्तलिफ शहरों में भी आए तो लोगों के अंदर बड़ा खौफ व हिरास पैदा हो गया था। तो खुदा ना खास्ता अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो कट अगर लग जाता है या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा किसी को हो रही है, ज़्यादा ब्लड निकलने की वजह से भी लोग जो है ना वो डेथ हो जाती है उनकी, तो ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए लोगों को? ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है इसके हवाले से कि अगर जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रहा है आप उसके पीछे प्रेशर दे के उसको उस जगह से रोक दें ब्लड को निकलने से। तो वो आप आराम से पेशेंट को हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कई दफ़ा ये होता है कि लोग ऐसी हल्की सी पट्टियाँ बांध देते हैं और वो इतनी लाइट होती हैं कि ब्लीड होता रहता है, वो रुकता नहीं, बजाय इसके कि आप उसको प्रेशर दे दें उस जगह पे, हाथ से भी दबा देंगे अगर उस पॉइंट को, तो वहाँ ब्लीडिंग रुक जाएगी जब तक आप उसे हॉस्पिटल ले जाएं पेशेंट को। इसी तरह कई दफ़ा आपने देखा कि डोर भी जब फिरती है तो लोगों से नहीं रुकता, उनको ये समझ नहीं आती कि अगर सिर्फ उसी साइड पे हल्का सा वो कैरोटिड को प्रेस करके रोक दें, वहाँ पे ब्लीडिंग उस पॉइंट पे रोक दें तो वो उधर रुका रहेगा, हीमाटोमा सा बन जाएगा और वो पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुँच जाएगा, बशर्ते कि एयरवे ना चोक हो रहा हो। तो ये कुछ चीज़ें बेसिक हैं। अगर किसी भी जगह से कहीं ब्लीडिंग हो रही तो उसके पीछे से दबा दें या उसके ऊपर से दबा दें उसी जगह पे, तो वहाँ पे आप अगर उसको दबाई रखेंगे तो वो रुका रहेगा, ब्लड बाहर नहीं निकलेगा। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्कूलों के बच्चों को भी होनी चाहिए, लोगों को भी होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास ये क्रिटिकल टाइम होता है। अगर आप एक पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप 15-20 मिनट वो ब्लीड ही करता रहेगा तो फिर वो उसका चांसेस होते हैं कि वो बाद में शॉक में चला जाए या ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाए कि इतने ब्लड ना हो उसे लगाने के लिए। अल्लाह करे कि ऐसी कोई सूरत हाल ना हो और ना ही ऐसी शहरी आबादी पे हमले हों जिसमें मासूम लोग जो हैं वो शहीद हों। मगर ये है कि फिर भी अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए तो लोगों के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए। उसके अलावा अस्पतालों में भी गवर्नमेंट ने सारा अरेंजमेंट्स कर दिए हैं, डॉक्टर्स की भी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, 11 22 अपनी मॉक ड्रिल्स कर रही हैं। मतलब एक ओवरऑल तमाम जो इदारे हैं वो गवर्नमेंट के तैयार हैं और डॉक्टर्स भी हर तरफ अवेलेबल हैं। और अल्लाह करे कि ऐसी कोई सूरत हाल ना हो जिसमें शहरी आबादी को नुकसान हो।
बिल्कुल ऐसे ही है। ये आज की डिस्कशन करने का मकसद ही हमारा ये था कि सबसे पहले जो है ना वो भारत ने हमला किया, उसने अटैक किया हमारी शहरी आबादी के ऊपर, और फिर उसका हमने जवाब दिया, जवाबी कार्रवाई की हमने। हम एक अमन पसंद कौम है, हम नहीं चाहते हैं कि ये नुकसान ना हमारा हो और ना ही वहाँ पर हो। वहाँ पर भी लोग बसते हैं, वहाँ पर भी इंसानी जानें हैं जिनका ज़िया हो रहा है, जिनका नुकसान हो रहा है, और हमारा भी यहाँ पर इसी तरह होगा। तो इसी चीज़ को हमें मज़ीद नहीं आगे बढ़ाना चाहिए, इसलिए आज हमने पूरे पैनल से बात भी की थी। तो मैं चाहूँगी कि लास्टली डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? देखें, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं ठीक है कि हम भी अमन चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, इस्लामती चाहते हैं, लेकिन ये तो है ना हमारी ख्वाहिश, और हमें यही ख्वाहिश रखनी चाहिए। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने तो रात के अंधेरे में हमला किया। हाँ। अच्छा, जंग के असूल अब ये तय हुए हैं कि जंग जिसको जस्ट वार थ्योरी कहते हैं अनाउंस्ड होनी चाहिए। देखिए, हमने छुप के नहीं हमला किया, हमने उनको ऐलान करके, उनको बता के उनको वार्न करके किया। ठीक है, मैं प्रोफेसर हुसैन साहब आपसे भी लास्ट कमेंट लेना चाहूँगी, क्या कहेंगे आप? अच्छा, जैसे अभी डॉक्टर सलमान गाज भी बता रहे थे और डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, ऐसा है कि नेशनल लेवल के ऊपर जिस तरह स्काउटिंग है या रेड क्रिसेंट है, मैंने चूँकि ट्रेनिंग्स वगैरह की हुई हैं, तो नेशनल लेवल के ऊपर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस ट्रेनिंग्स जो हैं वो होनी चाहिए, वॉर और पीस किसी भी टाइम पे। एक बात और कमेंट ये है कि इस सिचुएशन को डीएस्केलेट होना चाहिए, इंटरनेशनल पार्ट्स को इसके अंदर इंटरवीन करना चाहिए, ज़रूरत है अब। और तीसरा ये है कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को कतई नज़र सियासी डिफरेंसेस जितने भी हैं, आप इस टाइम जितने यकजान हो चुके हैं, आप इस चीज़ को बनाए रखें और अपने मुल्क ठीक के है साथ। जी, हमारे साथ प्रोफेसर हुसैन आलम साहब मौजूद थे, प्रोफेसर डॉक्टर शबीर खान ने हमें ज्वाइन किया था, और उसके साथ साथ डॉक्टर सलमान काज़मी ने भी हमें ज्वाइन किया था। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।